माइक ऑन करके बोलिए आप लोग। रिप्लाई करिए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप लोग 12th का एग्जाम दे लिए हैं? नो सर। चलिए, नो। ओके। तो आपका कौन सा बोर्ड था, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई। सीबीएसई। अच्छा, दोनों लोग का सीबीएसई था। ओके। तो क्या आप लोग इससे पहले सीओ क्लास में पढ़ रहे थे? कभी पढ़े थे? 2019 में पढ़ रहे थे। अच्छा, 2019 में पढ़ रहे थे। क्लास 11 में। 11th में, फिर इसके बाद आप छोड़ दिए? इससे लॉकडाउन हुआ था तो दोनों के टाइमिंग मैच कर जा रहा था स्कूल के साथ तो। दोनों मतलब स्कूल और ये? हाँ। अरे तो दो बैच ही चलाते थे ना, सुबह शाम? इससे लेकिन फिर बहुत ज्यादा ही हो जा रहा था, स्कूल वाला भी बहुत ले रहा था ना। अच्छा, वो ओके। आप अंजलि? यस सर, मेरा भी सेम है। अच्छा, आप दोनों लोग साथ ही रहते हैं, जो काम करते हैं साथ साथ? नो सर, उसका स्कूल डिफरेंट है। 10 तक वो भी डीएवी कैंट में ही थी। अच्छा, आपके साथ भी वही प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यस सेम सर। थी। चलिए, तो आपको नीट का एग्जाम देना है 2021? यस सर। अच्छा, ओके। इस बार एग्जाम दिए हैं 19 12th का एग्जाम, इस बार तो आप लोग का प्रमोट कर दिया गया। यस सर, एग्जाम में लिया। प्रमोट हो गए आप लोग। चलिए चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या आप क्या बता सकते हैं, अगर हम बात करें बायोलॉजी। अब आप लोग की आवाज नहीं आएगी, अब आप लोग जो भी रिप्लाई करेंगे मैसेज करके, ठीक है? ओके। चलिए, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी। तो आप पढ़े ही होंगे। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनता है वो पूछता है टर्म किसके द्वारा दिया गया। टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, जल्दी बताइए। फादर तो सबको पता होगा, फादर की बात नहीं किए, हम ही बता देते हैं, अरिस्टोटल। क्योंकि जैसे ही हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तुरंत हमसे पूछा था बायोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया। मैसेज करिए आप लोग, चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। नहीं पता है तो नो तो करिए, कुछ तो बताइए कि हाँ आपको पता है, नहीं पता है क्या कैसे। और पता है तो नाम बताइए, नहीं पता ओके अंजलि। और शैलजा आप बताइए। सर शुरू में कुछ थॉमस था, उसके बाद नहीं पता। ये देने वाला नहीं पता, ओके। ये नाम नोट कर लीजिएगा, लैमार्क एंड ट्रेविरेंस। लैमार्क एंड ट्रेविरेंस, ये दो महान पुरुष थे जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड दिया। ये आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नॉर्मल। अच्छा, दो ही लोग हैं ना, तो फिर क्या जरूरत है टाइप करने की, अब तो डायरेक्ट आप लोग माइक ऑन कर बात कर सकते हैं। ज्यादा बच्चे होते हैं तब लगता है कि वो सब एक साथ बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। चलिए, अब आप टाइप करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट रिप्लाई करें माइक ऑन करके। चलिए, अब हम आपसे बात करेंगे कि लिविंग वर्ड आपका पहला चैप्टर है, ठीक है? इससे पहले हम जानेंगे कि आपके पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर हम कह दें एक होता है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा होता है, सब आप पढ़े ही होंगे, साइटोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक आपका होता है कैरियोप्लाज्म। सब में डिफरेंस बताइए फटाफट। कैरियोप्लाज्म, बोलिए क्या डिफरेंस है? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? अरे माइक ऑन करिए, रिप्लाई करिए, टाइप नहीं करना अब आप लोग को। प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे?
तो आप कह सकते हैं सपोज दैट ये सेल है, सेल के अंदर दो ही चीज आपको पाई जाती है, आपको पता है, एक आपका होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है लिक्विड। दो चीज पता है ना, और कुछ होता है। लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। सॉलिड को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। यही कहते हैं। किसी किसी बुक में दिया रहता है यहाँ पे, ये दो ही चीज होता है ना सेल में। बोलिए, और कुछ होता है सेल में, बोलो जी। सेल में यही दो चीज होता है, और कुछ होता है? आप लोग सुन पा रहे हैं? अंजलि, शैलजा, आप लोग सुन पा रहे हैं? रिप्लाई करो जी। अंजलि, शैलजा, आप लोग सुन पा रहे हैं? सर सेल सेल वॉल भी होता है। यस सर, सुन पा रहे। अच्छा, चलिए। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग की? सर रुक रुक के आ रही है। तो आपके नेट में प्रॉब्लम है, दोनों लोग को रुक रुक के आ रही है। नहीं सर, मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, बताइए, दोनों मेरा लोग को रुक। नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। अच्छा, आपका है। शैलजा, आपको आवाज आ रही है? चलिए, बताइए ये क्या होता है, इसको बताइए जल्दी। सेल में ये दो ही चीज होता है, आपने कहा यस। अब इसकी डिफिनीशन बताइए हमको। तो आप कह सकते हैं ऑल कंटेंट ऑफ सेल। सेल में जो कुछ भी पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, या इसी हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। जीवित द्रव्य। अब आप जानते हैं द्रव्य जीवित तब होगा जब इसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा। किसी किसी बुक में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। किसी किसी में ये लिखा रहता है, इसे भी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आप चाहे इधर से चले या इधर से चले, दोनों कंडीशन सेम होती है। क्लियर हो गया आप लोग को ये? तो देखो, इसकी मीनिंग होती है, हिंदी में से कहते हैं जीव द्रव्य, और जितनी चीजें सेल में पाई जाती हैं वो सब कुछ आती हैं यही प्रोटोप्लाज्म में, या हम कह सकते हैं ये कंडीशन। क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। ओके, अब बताइए इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका मतलब बताइए, इसका डिफिनीशन क्या होगा? सर जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल। अरे यही तो है आपका, हम लिखे भी तो हैं। चलिए ठीक है, तो आप कह सकते हैं ओनली लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल। ठीक है, जेल क्या क्या लेना देना है आपके लिए कहिए, क्योंकि हमने पहले बताया दो चीज पाई जाती है। तो आप कहेंगे ओनली लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल। सेल में जो पाया जाता है केवल लिक्विड मटेरियल, उसी क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये दोनों बता दिए, काम खत्म। जल्दी बताइए। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म। चलिए पहले ध्यान दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। कैरियो मतलब भी होता है न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरी चीज, जहां भी अगर आप तोड़ देखें, प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड मटेरियल। जहां भी प्लाज्म लगेगा आप कहेंगे लिक्विड मटेरियल। बायो में कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर मीनिंग नहीं आती है उसे तोड़ देते हैं। तो आपने जब इसे तोड़ा, कैरियो प्लस प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लस प्लाज्म, यहाँ से टूटेगा। तब आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, आपका लिक्विड मटेरियल। तो डिफिनीशन क्या हो गई, लिक्विड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। डिफिनीशन क्या हो गई, लिक्विड लिक्विड मटेरियल ऑफ
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का लिक्विड मटेरियल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लास्ट। ये सब क्लियर हो गया सबको? बोलो। यस सर। चलिए देखिए, ये जिसको जहां पे डाउट हो नोट करते चलिए, क्योंकि अब हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो नहीं पूछा जाता उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब आप पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे चलेंगे। अगर हम आपसे कहें, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, तीसरा होता है न्यूक्लियोकाइनेसिस। अब हमको काइनेसिस का मतलब बता दिए, समझ में आ जाएगा। सर डिवीजन। डिवीजन, वेरी गुड। अब आप कह सकते हैं इसका आंसर मिल गया, डिवीजन। ये दोनों क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर हम आपसे पूछें कि सेल डिवीजन में क्या क्या होता है, क्या ये दोनों होता है कि एक ही होता है? जल्दी बताइए। क्या सर? सेल डिवीजन में ये कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियोकाइनेसिस दोनों होगा कि एक होगा? तो दोनों होता है। दोनों होगा। ओके, तो आप कहेंगे साइटोकाइनेसिस प्लस न्यूक्लियोकाइनेसिस। न्यूक्लियोकाइनेसिस, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये होता है साइटोकाइनेसिस। अब एक चीज और आपसे पूछा जाता है, गैमी। अब बताइए गैमी का मतलब क्या हो? क्योंकि आप कह सकते हैं साइटोगैमी, फिर कहेंगे कैरियोगैमी, जल्दी बताइए, फिर कहेंगे न्यूक्लियोगैमी। फ्यूजन सर। ओके, इसका मतलब होता है फ्यूजन। अब हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रिजल्ट ऑफ साइटोगैमी, जल्दी बताइए। साइटोगैमी जब होगा तो कैसी सेल बनेगी? रिजल्ट ऑफ साइटोगैमी, अगर साइटोगैमी होगा तो सेल किस तरह की बनेगी? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जैसे हमने कहा, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फ्यूज कर गया, ये सेल बन जाएगी आपकी, यही बनेगी ना? बोलो जी। यस यहाँ सर। पे हो गया आपका साइटोगैमी। अब अगर हम कहते हैं इसके बाद क्या होगा? कैरियोगैमी हो गया। यहाँ पे कैरियोगैमी हो गया, तो हम कहेंगे हमको ये सेल मिल जाएगी, यही होगा ना? बोलो। यस सर। चलो तो ये बताओ, इस सेल का नाम बता दो, इस सेल का नाम बता दो, फिर आगे चलें हम लोग। देखो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम बताओ क्या होगा। ये थोड़ी पूछेगा साइटोगैमी क्या होता है, बता दिए काम खत्म हो गया। सर एक यूनिसेलुलर है। देखो यूनिसेलुलर, एक सेकंड, यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल। तो यहाँ पे ये भी तो एक ही सेल है ना, तो सिंगल ही है, सिंगल ही है ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। यूनिट तो सभी है, अब आगे ये डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे तो बात की बात है। ये बताइए कैसा होगा ये, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाइकैरियोटिक सेल। ये याद कर लीजिए, कभी पूछा जाए साइटोगैमी के बाद क्या बनता है, केवल साइटोगैमी कैरियोकाइनेसिस ना हो, तो आप कहते हैं डाइकैरियोटिक सेल बनती है साइटोगैमी के बाद। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। चलो अब हमको बताओ, इसके बाद इसका नाम क्या होगा? मोनोकैरियोटिक सेल। अरे यार, मोनोकैरियोटिक, कैरियोटिक प्लस दूसरा जो कहते हैं ये आपका होता है, उसको क्या बोलते हैं? इस मोनोकैरियोटिक तो आप कह सकते हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। मोनोकैरियोटिक, आपने यहाँ से दिमाग लगा दिया यहाँ पे, कैरियोटिक। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब ये कहेगा कि कैरियोगैमी हो रहा है,
ठीक है, तब ये कुछ और आपको बता रहा है, तब मोनोकैरियोटिक्स काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा परिवर्तन सेल में होगा। प्रोकैरियोटिक। हाँ हाँ बोलिए। सर प्रोकैरियोटिक। नहीं वो अलग है, तो यू जिसको कहेगा डिप्लॉयड जी, डिप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस जब फ्यूज करेंगे तो डबल हो जाएगा ना, यक्स ये था यक्स ये था, ये फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x तो हुआ, क्योंकि कैरियोगैमी का नाम जैसे ही आएगा तुरंत आप ध्यान देंगे कि वो आपका डिप्लॉयड होगा कि ट्राइप्लॉयड होगा कि टेट्राप्लॉयड होगा, जैसे ही कैरियोगैमी का नाम आएगा तो आपको ध्यान देना होगा डिप्लॉयड कंडीशन, टेट्राप्लॉयड, पोलाइड, या आप कर सकते हैं सो जो भी हो जाए, पेंटापोलाइड, हेक्सापोलाइड जो भी आ जाए, ठीक है, या आप कर सकते हैं ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आप कहेंगे क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यही पूछा था कि अगर साइटोगैमी कहीं दे देगा तो आप क्रोमोसोम नंबर पे फोकस करेंगे, और साइटोगैमी देगा तो क्रोमोसोम नंबर पे फोकस नहीं करेंगे, तब क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं है, तब क्या देखेंगे कि आप सिर्फ इस सेल में क्या है। समझ में आया? यस सर। चलो ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके सिलेबस पे। ये भी तो हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे थे। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट कंडीशन, कैरेक्टर ऑफ लिविंग। पहला आपका यही है ना, लिविंग वर्ड पहला चैप्टर। ये बताओ पहले 11th पढ़ोगे पहले 12th पढ़ोगे, क्योंकि पूरा तो होगा नहीं, एक ही महीना समय है, तो आप जो कहो वही पढ़ लिया जाए, या हमको बता दो कौन, हाँ कौन कौन से चैप्टर। हाँ बोलिए। सर 11th ही पहले पढ़ाइए। चलिए अच्छा, पहले 11th का चैप्टर बताइए कौन कौन सा, बताइए कुछ ना, पहले यूनिट से बताइए क्या क्या पढ़ना, पहले सब पढ़ना, क्योंकि देखो सब तो संभव नहीं है, ठीक है, तो आप बताइए, प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ना चाहते हैं सब, यार इसमें संकोच मत करिए, पहली यूनिट बताइए क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। भाई देखिए जो आपको तैयार हो वो बताइए, न तैयार हो तो हम शुरू से स्टार्ट करें, या फिर कहिए तो हम सबको थोड़ा थोड़ा बताते चलें, जो मेन मेन हो बाकी छोड़ दें, बताइए कैसे। देखिए दो रास्ता है, एक तो कंडीशन ये होती है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते चले जाएं हर चैप्टर से, दूसरा ये होता है कि जो जो चैप्टर आपको बचा हो, जो आपको न समझ में आया हो उसको हम बताएं। बताइए अंजलि, शैलेजा। सर इम्पोर्टेंट वाला ही बताते चलिए। अच्छा, मतलब सारे चैप्टर के ना। चलिए ठीक, पहला आइए लिविंग वर्ड। अब जब चलते हैं पहले चैप्टर में, तो यहाँ हमको पढ़ना है, आप भी साथ साथ बोलते रहिएगा, आप लोग ऐसा नहीं कि हम बताएंगे तो आप लोग चुपचाप रहेंगे, आप लोग भी एनसीईआरटी रीडिंग लगा के आएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमको ये बताइए कितने कैरेक्टर पढ़ने, कौन कौन से, फटाफट बताइए, बताइए कौन कौन से कैरेक्टर पढ़ने हैं आपको। ये लोग आप नोट्स बनाए केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं अभी तक? सर बनाया नोट। चलिए ठीक है, बनाए, बताइए कौन कौन सा ग्रोथ। पढ़ना है। हाँ ग्रोथ। चलिए, पहला हो गया ग्रोथ, वेरी गुड। दूसरा, रिप्रोडक्शन। चलिए दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। एक मिनट, रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म, कंसाइजनेस। मेटाबॉलिज्म और क्या, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस, वेरी गुड। और बताइए। हाँ, डेथ। डेथ। डेथ, और डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। अच्छा इतनी चीजें पढ़नी है आपको। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ आपकी एनसीईआरटी आपसे जो नीट में पूछा जाता है, एक तो ये पढ़ना है, ग्रोथ से क्वेश्चन बनता है, दूसरा रिप्रोडक्शन से, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा कॉन्शियसनेस, ये चार मेन होते हैं।
और कुछ क्वेश्चन आपका सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, बाकी ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये सब करेक्टर आपके किसी काम का नहीं है, न तो एनसीईआरटी में दिया है, ना तो पढ़ना है। एनसीईआरटी सिर्फ कहती है, आप यही पढ़ेंगे। अब हम चलेंगे पहली कंडीशन, ग्रोथ। अब आप बताइए, ग्रोथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज आपको और जानना होता है, जो पूछा जाता है आपसे, डिफाइनिंग करेक्टर। डिफाइनिंग करेक्टर, इसकी डिफिनेशन बताइए। यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। डिफाइनिंग करेक्टर किसे कहते हैं? देखिए, शांत न रहिए, यस नो तुरंत कुछ न कुछ बोलिए, तब खत्म, ज्यादा कवर होगा। आप शांत रहेंगे, हम वेट करेंगे, फिर होगा तो पता चला पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा और होगा कुछ नहीं। नहीं पता। चलिए, यही तुरंत बोल देना चाहिए आप लोग ना। आप टाइम क्लिक करते हैं, देखिए आप लोग रिप्लाई करेंगे तभी हम आगे चलेंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे इसी तरह टाइम चलता रहे तो फिर मुझे क्या करना है। चलिए, तो यहाँ कहेंगे कि करेक्टर प्रेजेंट, करेक्टर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, all living and only living, only living, known as defining character। शर्त ये होती है जो करेक्टर केवल लिविंग में पाया जाए, नॉन लिविंग में न पाया जाए और सभी लिविंग में पाया जाए, उसे कहते हैं डिफाइनिंग करेक्टर। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका होता है नॉन डिफाइनिंग करेक्टर। नॉन डिफाइनिंग करेक्टर, अब इसको बताइए। सर जो लिविंग के अलावा भी और ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। वेरी गुड, तो आप क्या कहेंगे? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों में प्रेजेंट हो। और बताइए, नॉट इन ऑल लिविंग, नॉट इन ऑल लिविंग, इसे क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग करेक्टर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए रब करें। यस सर। चलिए, अब हमें बताइए ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग की नॉन डिफाइनिंग? जल्दी बताइए, यही आपसे पूछा जाता है। नॉट डिफाइनिंग। चलिए ओके, आपने कहा नॉन डिफाइनिंग, ये हो गया आपका नॉन डिफाइन। चलिए, अब हम कहेंगे वाई, क्यों? या चलिए बाद में बात करते हैं। ग्रोथ आप जानते हैं दो तरफ होता है, एक होता है इंटरनल, या हम कहते हैं इंट्रिंसिक। नाम सुना है? एक Yes, होता है एक्सटर्नल। बताइए डिफिनेशन इसकी, इंटरनल या एक्सटेंसिक की। इंटरनल या कहते हैं एक्सट्रेंसिक, बताइए इसकी डिफिनेशन बताओ। सर जो ग्रोथ इंटरनली होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में, कहाँ होता है? ह्यूमन बीइंग में जो ग्रोथ इंटरनली होता है। इनसाइड द बॉडी, और एनिमल में भी तो होता है। तो ह्यूमन और एनिमल थोड़ी मतलब है, इनसाइड द बॉडी। ये क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी। अब इसमें एक चीज बताओ, दोनों में से कौन सा डिफाइनिंग है? जल्दी बोलो फटाफट। डिफाइनिंग कौन सा? ये डिफाइनिंग है कि ये डिफाइनिंग है? इंट्रिंसिक डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग, ये नोट कर लेना है। डिफाइनिंग क्योंकि कहाँ होता है? केवल लिविंग में होता है, ओनली लिविंग। ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग। क्यों नॉन डिफाइनिंग है? क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग होता है। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, बताइए क्या एग्जाम्पल? माउंटेन। माउंटेन पे क्या होता है? डस्ट डिपॉजिट होता है। डोर विंडो पे डस्ट धूल जम जाए तो आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, साइज बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग। क्लियर हो गया ये? चलिए, इसी के साथ एक चीज और ध्यान देना होता है, ग्रोथ से ही रिलेटेड है कि ग्रोथ दो तरह का होता है या दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है लिमिटेड, दूसरा अनलिमिटेड। ये दोनों का मतलब बता दीजिए।
फिर क्या? एक होता है आपका लिमिटेड ग्रोथ है, दूसरा होता है अनलिमिटेड। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, लिमिटेड कहाँ होता है, अनलिमिटेड, बस बाकी कुछ नहीं काम करता। बताइए। सर लिमिटेड ग्रोथ ह्यूमन बीइंग की हाइट। ह्यूमन बीइंग नहीं, एनिमल। अनलिमिटेड कहाँ होगा, प्लांट की ग्रोथ खत्म हो गई, इतनी चीजें ध्यान रखिए। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। पहला यहाँ से पूछा जाता है डिफाइनिंग की नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग। एक मिनट, अंजलि आप क्या बोली हैं? नॉन डिफाइनिंग। नॉट डिफाइनिंग। शैलजा आपने कहा डिफाइनिंग। चलिए, ये देखिए आपका है डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग। इसे डिफाइनिंग नहीं कहेंगे, नॉन डिफाइनिंग कहेंगे। ये नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है। अब अंजलि आप बताइए नॉन डिफाइनिंग है क्यों? अंजलि, क्योंकि कुछ ऐसे, हाँ बोलिए। एक सेकेंड। क्या बुक खोल के ढूंढ रही हैं क्या? नहीं सर, बुक कहाँ है मेरे पास? क्यों बुक नहीं है? नहीं सर, वो घर बना हुआ है तो बुक थोड़ा वहाँ है, अभी थोड़ा बाहर है वो। घर बना हुआ है बाहर, मतलब आप बिहार में नहीं है? नहीं सर, गया में ही है। तो मुझे लगा भाई आप बाहर है तो गया तो बाहर। चलिए अच्छा छोड़िए, बताइए इसका एग्जाम्पल। देखिए इसका एग्जाम्पल इसलिए कहा गया है क्योंकि एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है, 3 एग्जाम्पल दिया है और तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नॉन डिफाइनिंग है। बताइए तीनों एग्जाम्पल। एक तो दिया गया स्ट्राइल ह्यूमन कपल। कुछ ऐसे भी ह्यूमन कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते क्योंकि वो स्ट्राइल होते हैं। ये अब सब में होना चाहिए रिप्रोडक्शन, तो नहीं कर पाते, इसलिए सभी लिविंग में नहीं हो रहे। हमने बताया था लिविंग में अगर सब होंगे तो डिफाइनिंग करेक्टर होगा, तो सब लिविंग में होने। दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया म्यू। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये दोनों तीनों। एक एग्जाम्पल और बताइए कौन सा? वो तो खूब पढ़ते हैं आप लोग। वर्कर हनी बीन, वर्कर्स हनी बीज। मधुमक्खी कितने तरह की होती है आप पढ़े होंगे ना? 3 तरह की। कौन कौन से तीनों नाम बताइए? ड्रोन एंड वर्कर बीज। चलिए, ड्रोन, ड्रोन को क्या कहते हैं, मेल। और दूसरा क्या होता है? एक तो वर्कर लिखा गया है, चलिए वर्कर बाहर वहां लिखते हैं। एक तो ड्रोन हो गया मेल, एक हो गया वर्कर, एक और बचा है, उसे क्या कहते हैं? फीमेल। फीमेल तो ये भी होती है, वर्कर भी फीमेल होती है। सर क्वीन भी, जो हाँ स्टेराइल नहीं होती। क्वीन, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि 3 तरह की होती हैं। इसमें ये जो वर्कर्स होती है रिप्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्राइल। क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन? यस सर। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इतना ही सिर्फ आपको ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं पूछा था। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे तो आप 12th में पढ़े हैं, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनको बताया जाता है जो 11th 12th ना पढ़े, आप दोनों पढ़ चुके हैं। तो वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे 12th में। अब आइए मेटाबॉलिज्म। ये डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग? डिफाइनिंग। डिफाइनिंग। चलो, एनसीईआरटी में एक लाइन आपकी दी गई है इसी के बारे में, ये मेटाबॉलिज्म कब डिफाइनिंग होता है, कब नॉन डिफाइनिंग होता है, या कब कुछ नहीं होता। तो ये कब कर सकते हैं, जब ये लिविंग में होता है तो इसे डिफाइनिंग कहते हैं। लेकिन ये आपका जो होता है वो क्या कहते हैं, लैब में भी होता है, लैब कंडीशन, ठीक है। इसे लैब कंडीशन में कराते हैं, इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म लिविंग रिएक्शन और नॉन लिविंग रिएक्शन, बताइए। मेटाबॉलिक में आता है ये, तो आप कहेंगे इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग रिएक्शन। ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, नॉन
लिविंग रिएक्शन। क्यों ऐसा लिखा गया आपकी एनसीईआरटी? यही पॉइंट पूछा जाता है, बताइए। क्योंकि यह लिविंग में होता है और लैब में भी होता है, इसलिए आप क्या कहते हैं, न तो लिविंग है न तो नॉन लिविंग है। क्लियर हो गया? बोलो सर जी। लैब में क्यों यूज होता है? क्या चीज फिर बोलिए। लैब में क्यों और कहाँ यूज होता है, मतलब किस चीज के लिए? चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें आपको, आप जानते हैं कि अगर हम वाटर और क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट होती है, तो आपको बन जाता है C6H12O6 बनता है ना, ये सब सिंथेसिस होता है। लेकिन अगर यही कंडीशन आप टेस्ट ट्यूब में वाटर मिला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए और उसे लाइट दे दीजिए, टेस्ट ट्यूब में भी बन जाता है C6H12O6। रिएक्शन क्या हो गया? तो मेटाबॉलिक। तो हो गया ना। दूसरी यस। चीज, अगर हम बात करें यही ग्लूकोज, हम आप खाना खाते हैं तो भोजन जाता है, बॉडी में ब्रेकआउट होता है। अगर किसी C6H12O6 को लैब में आप ऑक्सीजन दे दीजिए, ये भी आपका टूट जाता है, किसमें, CO2 में टूट जाता है, प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो आप सोचिए, हो गया लैब में ना ये। यस सर। जो दवा या जो चीजें डिस्कवरी होती है वो सब लैब में कराई जाती है ना, तो ये क्या हो गया, इसलिए कहा गया नाइदर लिविंग नॉन नॉन लिविंग। डिफाइनिंग कैरेक्टर है ये, नॉन लिविंग में नहीं होता ये। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब इस तरह स्टेटमेंट आ जाए तो आप कहेंगे नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्शियसनेस बताइए। सर डिफाइनिंग। डिफाइनिंग, चलिए वेरी गुड, ये होता है डिफाइन। अब बताइए कि डिफाइनिंग के बाद एक कंडीशन ये होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये किसमें पाया जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक ये है, एक है सेल्फ रेगुलेशन। ये भी अनएकेडमिक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये मार्केट में चल रहा है बहुत तेजी से। अब बताइए सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ रेगुलेशन, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? सभी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग नॉन लिविंग बोथ में, केवल लिविंग में, या कुछ पर्टिकुलर आगे देखिए। केवल लिविंग में, क्या बोले हैं? सिर्फ लिविंग में। हाँ सिर्फ लिविंग होता है, वेरी गुड। लेकिन अब बताइए क्या सभी लिविंग में पाया जाता है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज या वैरायटी कोई है? कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज में, एनिमल में, शायद एनिमल में। ओनली ह्यूमन बीइंग, यही तो पूछा गया था, ये नया क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे अनअकैडमी, आकाश और वो बाईजूस सब में चल रहा है ये, ओनली ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बाकी सब में ये कंडीशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन बीइंग के यही दो करेक्टर हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। क्लियर हो गया? सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ रेगुलेशन, क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब एक चीज देखो छूट गया यहाँ पे, ये पूछा था फोटोसिंथेसिस का, जैसे आपने पढ़ा है एक मेटाबॉलिज्म, देखिए उसी से छूट गया एक चीज, मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म में दो चीज, एक होती है क्या चीज, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। वेरी गुड, कैटाबॉलिज्म। एक कैटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म। वेरी गुड, एनाबॉलिज्म। वेरी गुड। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में दो ही रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। अब दोनों में क्या होता है हम लिख देते हैं, एक को कहते हैं फॉर्मेशन और एक को कहते हैं डिस्ट्रक्शन, ये दो होता है। अब बताओ इसमें से कौन सा है? सर कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन। और एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन। हाँ तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ये हो गया ये, तो कटा से काटना, काटना से डिस्टर्ब कर देना। अब हमको बताइए फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन, यही पूछा जाता है।
फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में कौन सा क्या है? भाई फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन में कौन सा क्या है? सर फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन ये एनाबॉलिज्म होता है, ये आपका होता है कैटाबॉलिज्म, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं क्या होता है, CO2 प्लस H2O, और इसके बाद क्या होता है सनलाइट, क्या बन जाता है C6H12O6, मतलब कार्बोहाइड्रेट बन गया। लेकिन जब आप आते हैं यहीं पे, इसमें आएंगे रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है C6H12O6 और ये ब्रेक कर जाता है CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर, एच निकलता है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ब्रेक किया सिंपलेस्ट में, तो यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका क्या चीज, एनाबॉलिज्म, क्या हो गया एनाबॉलिज्म, और ये क्या हो गया कैटाबॉलिज्म। बस काटना काटना मतलब ब्रेक, क्लियर हो गया ये। यस चलिए यहाँ पे इतनी चीजें ध्यान देनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें एक चीज आपको और ध्यान देना होता है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बताइए डाइवर्सिटी क्या है, जल्दी बोलिए फटाफट। वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीसीज, वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीसीज, वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो करेक्टर होता है वो दूसरे से डिफर होता है। कह सकते हैं वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी बाय करेक्टर एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बिटवीन ऑर्गेन्स, ये तो होता है नोन एज डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया ये? यस बोलो जी, क्लियर हो गया ना ये? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद, एक और आता है आपका चलिए अब इसके बाद एक तीन चीजें होती हैं आपका, एक होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपका होता है नॉमेनक्लेचर, तीसरा आपका होता है क्लासिफिकेशन। ये तीन चीजें होती हैं। अब तीनों बता दीजिए, और जानते हैं तीनों मदद करते हैं किसमें, टैक्सोनॉमी करते हैं ना। यस चलिए बताइए आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? सर, टू नो अबाउट ईच ऑर्गेनिज्म। इस तो कह नहीं सकते, टू नो अबाउट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, पहचानते हैं, जानना तो अलग हो गया, लेकिन पहचानेंगे। अब क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर में, नेमिंग। नेमिंग करें, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नाम रख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसका नाम रखने के बाद तो साइंटिफिकली अरेंज करेंगे। हाँ नेमिंग हो गया आपका, नाम रखेंगे हम लोग, हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, यही ना। चलिए ओके, क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे उसको हायरार्की। क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही कहेंगे ना, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहते हैं।
Yes, sir. So, Grouping of organism on the basis of identifying and non-identifying. on the basis of similarities या dissimilarities, grouping of organ। देखिए अब रट्टा मार काम नहीं चलेगा, समझिए। सर अचानक से याद आया। On the basis of similarities oblique dissimilarities, ठीक है। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बेस पे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए 3 चीजें हो गई। अब आपसे एक चीज पूछा जाता है, टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक में क्या डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी या हम कह सकते हैं दूसरा सिस्टमेटिक, क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। सबसे पहले कंडीशन, तो अगर हम बात करें, इसे कहते हैं होल टैक्सोनॉमी कवर। ये पूरे टैक्सोनॉमी कवर करता है, होल टैक्सोनॉमी कवर, पूरा कवर कर लेता है। और ये क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सम टैक्सोनॉमिकल फैक्ट, सम टैक्सोनॉमिकल फैक्ट। इसके बाद आप ध्यान देंगे, इसका जो ओरिजिन हुई है किससे, सिस्टेमा, और ये क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। और यहाँ ये जो होता है आपका बेस्ड होता है किस पे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस पे बेस्ड होता है, जल्दी बोलिए। बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है। इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, ये डिपेंड होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब हर चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। सिस्टमेटिक और आपका हो गया टैक्सोनॉमी। अब बताइए सिस्टमेटिक किसके द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कह सकते हैं लीनियस, कैरोलस लिनियस। हाँ कैरोलस लीनियस। इतना आपको ध्यान देना। ये हो गया, और बताइए आगे चलें। हो गया ये, आओ जी आगे चलें। यस। यस सर। ओके, आइए नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। एनसीईआरटी देखते रहिए, और खत्म होने के बाद चैप्टर आप रीडिंग लगाएंगे, इसका दूसरे दिन जो भी डाउट होगा क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। समझ में आया, बोलो जी। यस सर। सो रहे हैं क्या आप लोग, नो। चलिए नहीं सो रहे हैं तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए, आपका पेज नंबर और एनसीईआरटी रीडिंग लगा लीजिएगा। डाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे बाइनोमियल, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अच्छा हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है, टैक्सोनॉमी। ये दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। या हो सकता है कहीं दिया हो, कहीं दिया होगा दिख नहीं रहा है, लेकिन पूछा जाता है। अब देखिए इसमें 2 चीज होती है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। एक आपका होता है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और दूसरा आपका होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, दोनों में अंतर बताइए फटाफट, आगे चला जाए। क्लासिकल टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, यह दिया गया था किसके द्वारा, सर लिनेस। हम्म
अरिस्टोटल को कहते हैं फादर, याद कर लीजिएगा। फादर किसको कहते हैं? अरिस्टोटल को। यहाँ पे फादर किसे कहते हैं? लीनियस को। ये याद कर लीजिए, इन्हें अरिस्टोटल फादर कहते हैं, इन्हें लीनियस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसको डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन ओनली मार्फोलॉजिकल करेक्टर, मार्फोलॉजिकल करेक्टर कौन कौन सा? रूट, स्टेम एंड लीफ। ये हो गया। अब ये बताइए किस पे डिपेंड है जल्दी। जेनेटिकल अरे पहले मार्फोलॉजी बताओ। मार्फोलॉजी, आगे बोलो। नंबर 2 आगे जेनेटिकल, और बताओ। जेनेटिकल है, फिजियोलॉजी, जो डाउट हो क्लियर कर लेना। फिजियोलॉजी, इसके बाद क्या होता है आपका? जेनेटिक, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एनाटॉमिकल, इसके बाद साइटोलॉजिकल। ये तीसरी, मतलब हर तरह का करेक्टर इस पे डिपेंड करता है, ये नोट कर लीजिए। मॉडर्न और क्लासिकल में ये दो चीजें पूछी जाती हैं, क्या ध्यान दीजिए। हो जाए बताइएगा। अरे हो जाएगा। कैसे हो गया? तो होने के बाद बोल दिया करिए ना। चलिए, अब एक आपसे पूछा जाता है अल्फा टैक्सोनॉमी, बताइए क्या है। दूसरा होता है बीटा टैक्सोनॉमी, तीसरा है आपका गामा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी। बताइए तीनों में डिफरेंस फटाफट बताइए। इसे नहीं, कहते हैं क्लासिकल, वेरी गुड। क्लासिकल, क्लासिकल मतलब क्या हो गया? मार्फोलॉजी पे डिपेंड है, मार्फोलॉजी पे। दूसरा हो गया आपका कौन सा? मॉडर्न। अब आप समझ गए होंगे मॉडर्न मतलब सब पे डिपेंड है। तीसरा जो होता है यहाँ पे आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव जिसका भी हो, डिटेल हो, स्टडी स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी, मार्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी, ध्यान दीजिए। इसके बाद एक होता है कैरियो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी। अब कैरियो टैक्सोनॉमी क्या कहते हैं? तो आप कर सकते हैं क्रोमोसोमल स्टडी। हो गया ये। यस Okay.
कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। पेज नंबर 7, आप रीडिंग लगाइएगा एक एक चीज। अब हम लोग चलेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये भी पढ़ना है। तो नॉमेनक्लेचर कितने होते हैं? सर 3, कौन कौन से? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल होते हैं। एंड मोनोमियल बस 2 ही होता है, बाइनोमियल एक लोकल नाम होता है, दूसरा होता है ट्राइनोमियल। अब बताइए यहाँ पे नाम कितने वर्ड का होगा? 2 वर्ड। एक होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीसीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक होगा जीनस, दूसरा स्पीसीज, तीसरा सब। जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। अब हम बात करें कि बाइनोमियल हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात करें ट्राइनोमियल, ये किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बोलिए। देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हक्सले एंड स्टिकलैंड। हक्सले एंड स्टिकलैंड। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं वो नोट करा। हक्सले एंड स्टिकलैंड। इसके बाद कंडीशन ये होती है, इन्होंने दिया इसको। अब हम कहते हैं यहाँ पे नाम कितने वर्ड का होता है? 3 वर्ड में। ये ध्यान दीजिए, 3 वर्ड का नाम होता है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल बताइए, काम करता हूँ, जल्दी बताइए। क्रो का जो अक्सर पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। गलत लिखा गया यार। स्प्लेंडस स्प्लेंडस। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट करता है, बोलिए, ये इसको रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ये स्पीसीज को, और ये सब स्पीसीज को। मतलब हम कह सकते हैं 3 वर्ड का नाम होगा तो क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब यहाँ क्या होता है? 2 वर्ड का नाम होना चाहिए, 2 वर्ड का। जैसे अगर हम बात कर लें, हम ही लोग अपना नाम देते हैं, क्या होता है? होमो सैपियंस। ये हो गया सैपियंस, होमो ये। लेकिन अगर हम कहते हैं यही हमारा नाम हो जाए, होमो सैपियंस सैपियंस, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। और ये क्या हो गया? डायनोमियल। वहाँ नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बाइनोमियल को डिटेल पढ़ेंगे। होता जाए, फटाफट बताइए। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलिए अब एक चीज और पढ़ेंगे, ICBN। जल्दी बताइए इसका नाम क्या होगा? ICBN तो कौन क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये ध्यान दीजिएगा। अब हम कहते हैं इसमें नेम किसका होता है? किस चीज का नाम रखते हैं? किस ऑर्गेनिज्म का? सर प्लांट्स।
इंक्लूडेड, हाँ इंक्लूडेड नेम ऑफ प्लांट। चलिए दूसरा देता ICJDM, ये जानते हैं क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वेरी गुड नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल हो जाएगा चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और हमारा होता है ICPN। इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल जगह बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बस ये Yes. ध्यान बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल, चलो ये भी हमारा हो गया। अब हम चलेंगे रूल्स, हाँ या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये डिटेल पढ़ना। नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था सबसे पहले? लिनियस, हाँ सर कार्लस लिनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा नहीं, स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? स्टार्टिंग की बात हो रही है, गैस्पर्ड बाहुनी। गैस्पर्ड बाहुनी। अब दिया किसके द्वारा गया था? कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस कैरोलस क्या 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 लिखा जा रहा है, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। अब हम बात करेंगे कैरोलस लीनियस द्वारा ये दे दिया गया, ठीक है, इसके रूल्स क्या क्या है? रूल्स बताइए फटाफट। सर सिर्फ लैटिन का यूज होगा? हाँ एक मिनट पहले हम कर सकते हैं, लैटिन वर्ड यूज हो, लैटिन वर्ड, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल बताइए, नेम टू वर्ड का हो, नेम टू वर्ड हो, यही ना? बुझली? Yes, सर। और दोनों अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइंड और एक मिनट हैंड रिटेन अंडरलाइंड। चलिए अगला, अगर टाइप किया हो तो इटैलिक्स में होना चाहिए। टाइप मतलब, अच्छा टाइप किया हो, एंड टाइप इन इटैली। चलिए टाइप हो गया इटैलिक में। अगला बताइए। जीनस फर्स्ट का नाम। ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैसा होगा? कैपिटल, एंड स्पीसीज कैसा होगा? स्मॉलेस्ट। स्मॉल। वेरी गुड। अगला बताओ। सर लास्ट में साइंटिस्ट का नेम ऐड कर सकते हैं एब्रिविएशन में। हाँ तो लास्ट में लिखेंगे ना तभी, उसके बाद और करेक्टर बताओ, कोई करेक्टर ही नहीं है। सिर्फ दोनों वर्ड सेपरेटली लिखना चाहिए। चलो अच्छा हम बताएंगे, देखो बायोलॉजिकल नेम कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बायोलॉजिकल नेम,
कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं ये आपको होना चाहिए 3 to 12 लीटर। 3 से 12 बनाओ, जिसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? विक्सिया पठानकोटेंसिस, पठानकोटेंसिस। ये 12 से ज्यादा हो गया, काम करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जबकि रूल क्या कहता है? कोई भी नाम 3 से 12 लीटर से ज्यादा ना हो। हो गया? यस। चलो, एक चीज और पूछा था, यहाँ पहुंच जाता कि से हम बता देते हैं टाटोनिम्स क्या होता है, ये बता दो काम खत्म। टाटोनिम्स बताइए। टाटोनिम्स, टाटानिम्स, नहीं टाटोनिम्स। मालूम। हाँ बताइए। देखिए, एनिमल, ये भी रूल है। नेम, और बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ। नेम जो एनसीईआरटी ने दिया है, एनिमल नेम, जीनस एंड स्पीसीज आर सेम known as टाटोनिम्स। टाटो टाटोनिम्स, साफ साफ लिखें। ये तो लिख ले रहे हैं हम, और साफ साफ लिखें। सर लिख ली। ना लिखो, बताइएगा। टाटोनिम्स हो गया। एग्जाम्पल, रैटस, रैटस चूहे का नाम, ये क्या है? टाटोनिम्स है। ठीक है, रैटस, रैटस तो क्या कहते हैं? टाटोनिम्स कहते हैं। दूसरा होता है नाजा, नाजा जो स्नेक कहते हैं, नाजा, नाजा। बीच में अंडरलाइन नहीं, वो कॉमन नहीं था। नाजा, नाजा ये किसका नाम है? स्नेक का नाम। ये भी टाटोनिम्स होता है। हो गया? यस सर। चलिए, अब एक नाम और आता है। अगर हम ये करें, हाँ यहाँ लिखे हैं, एनिमल नेम जीनस स्पीसीज आर सेम, दैट इज टाटोनिम्स बट एब्सेंट इन प्लांट। ध्यान देना, बट टाटोनिम्स एब्सेंट इन प्लांट। प्लांट में कभी भी टाटोनिम्स नहीं मिलता, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट किए। हो गया? यस। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलेंगे, एक नाम और होता है। साइंटिस्ट नेम अगर लिखना हो तो कहाँ लिखा जाएगा? नेक्स्ट रूल, साइंटिस्ट नेम कहाँ लिखा जाएगा? रिटेन आफ्टर, रिटेन आफ्टर, स्पीशीज। हाँ सर स्पीशीज के बाद। हाँ, आफ्टर स्पेसिफिक नेम। कैसे लिखा जाएगा? एब्रिविएटेड फॉर्म में। एब्रिविएशन के साथ। इन शॉर्ट, ये ध्यान देना, शॉर्ट में लिखा जाता है। हो गया? हो गया ये? यस सर। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा ये रूल हो गया। अब कुछ प्लांट के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। हम नाम लिख रहे हैं, जिसका नहीं पता बताइएगा, हम लिख देंगे, लेकिन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो पहले प्लांट की बात करेंगे, अगर आपको पता है ठीक, नहीं पता है तो आप बताइए, हम लिखते चलेंगे। एक होता है बीज का, क्योंकि जितने हम लिस्ट बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम, एक बीट का आपको याद करना है। दूसरा मेज,
तीसरा आपका होता है सोयाबीन, बताते चलिए अभी, ठीक है, जिसका लिखना हो। मस्टर्ड हम लिखते चलेंगे वो भी, मस्टर्ड, अगर आपको पता है कोई बात नहीं। गुड़हल, गुड़हल। नेक्स्ट ब्रिंजल, ब्रिंजल के बाद पी, ये तो सबको पता है। पी के बाद आपका आता है प्याज, इसके बाद गार्लिक, लहसुन, बस इतने ध्यान देना है। सबका पता है कि लिखे हम? सर बोल दीजिए। चलिए, इसका होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका नोट कर लीजिए। दूसरा होता है जिया मेज, जिया मेज। सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। मस्टर्ड का आप जानते हैं ब्रेसिका, कम ब्रेस्टिस। नेक्स्ट गुड़हल का क्या होता है, इंग्लिश नेम भी इसका याद करिएगा, चाइना रोज, चाइना रोज भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये हो गया। इसके बाद ब्रिंजल का होता है सोलेनम मेलांजिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिंजल का, अक्सर पूछ दिया जाता है। सोलेनम मेलांजिना। पी का आप जानते हैं पाइसम सैटाइवम। प्याज का आप जानते हैं एलियम सिप्पा, ये है एलियम सिप्पा। गार्लिक क्या होता है, एलियम सेटाइवा। ये आपके कुछ प्लांट्स के नेम थे जो इम्पोर्टेंट है, नहीं नोट। हो गया सर। हो गया, चलिए अब हम लोग चलते हैं एनिमल। शैलजा, आपका भी हो रहा है कि आप फिर बोल ही नहीं रही हैं? सर हो गया मेरा। ओके, चलिए इसमें देखिए लायन का हम साफ लिख के चल रहे हैं, पैंथेरा, लियो। दूसरा टाइगर, इसका होता है पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें लियोपार्ड, लियोपार्ड, इसका क्या होता है पैंथेरा टियार्डेस, टियार्डेस। नेक्स्ट हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद इसका लिखेंगे अर्थवर्म, ये सब नाम पूछे गए हैं। अर्थवर्म, इसका लिखेंगे हम लोग पेरिटीमा प्रोस्टुमा, पेरिटीमा प्रोस्टुमा, प्रोस्टुमा, पेरिटीमा प्रोस्टुमा। इसके बाद कॉकरोच का, कॉकरोच,
इसका होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। नेक्स्ट फ्रॉग राना टिग्रीना। नेक्स्ट डॉग, इसका होता है कैनिस, कैनिस फेमिलियरिस, फेमिलियरिस। एक होता है कैट का, इसे कहते हैं फेलिस कैटस। इतने इंपॉर्टेंट नाम थे जो हम आपको नोट करें। हो गया। हो गया, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, बोलो जी। यस सर। चलिए, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आप जितना हम लोग पढ़ें, ये चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा। जितना हम पढ़ें आप उससे रीडिंग लगाइएगा, ठीक है। और जो डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कल आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। और इसके बाद ये चैप्टर पूरा रीडिंग लगा के रखिए। कल हम पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप साथ साथ रीडिंग लगाते चलेंगे तो आपकी चीजें जो भी डाउट होगा वो क्लियर है। तो कल थोड़ा सा और बचा है, ये चैप्टर कल हम लोग का खत्म हो जाएगा। बचा क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमी हियरार्ची। इसके बाद हर्बेरियम बचा हुआ है, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, इसका चैप्टर खत्म। ठीक है, यस सर। यस। ऑफ करें क्लास को। यस सर। ओके, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू सर। लेकिन रीडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, बार बार। यस। ठीक। ओके।